स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस जो हमारे पास होते हैं उनके अंदर चार्ज के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट आयंस। फॉर एग्जांपल कैटायंस एंड एनायंस। एनायंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर करंट का फ्लो कैटायन और एनायन के कारण से मेंटेन रहता है। और जो मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो करंट का फ्लो होता है या फिर चार्ज का जो फ्लो मेंटेन होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण से है, मींस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण से ऐसा होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो आपके सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हम यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जिस इलेक्ट्रोड पे है उसकी तरफ नेगेटिवली चार्ज आयंस मूव करेंगे, मींस एनायन मूव करेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस मूव करेंगे। ठीक है। इस मूवमेंट के कारण से चार्ज का फ्लो या फिर करंट का फ्लो मेंटेन होगा। चार्ज का फ्लो हम कह सकते हैं, चार्ज के फ्लो को हम करंट कहते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को समझने से पहले हमें जो मेटालिक कंडक्शन है उसको अच्छे से एक बार देखना होगा। 10th क्लास में मेटालिक कंडक्शन के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, एक बार फिर हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें इन दो टर्मिनल्स के बीच में मैंने एक मेटालिक कंडक्टर दिया है जिसकी लेंथ L है और ये लेंथ होगी और ये एरिया हो गया। ये हमने एमीटर लिया है जो इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगा उसको मेजर करेगा, और ये वोल्टमीटर है, इस सर्किट के अंदर वोल्टेज को मेजर करेगा। बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी है इस डायग्राम के अंदर। तो इसके अंदर जो वेरिएबल पैरामीटर है वोल्टेज और करंट, इसको हम मेजर करेंगे और इससे एक पैरामीटर जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का जो इनवर्स है, रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस, और जो कंडक्शन जो होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा है एक रिलेशन जिसे हम कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ था हमारे पास V = I × R। यहां पे I करंट है, R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो में जो रुकावट है, बाधा है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। V पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो रेजिस्टेंस होगी V/I, इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग। इस सर्किट के अंदर हम अगर लेंथ को इंक्रीज करें, लेंथ को बढ़ा दें, लेंथ को और ज्यादा स्ट्रेच कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? लेंथ बढ़ने से अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करता हूं, फर्स्ट केस मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट केस में अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करता हूं तो आपका करंट जो होगा सर्किट के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा। लेंथ बढ़ने से इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो ये जो एमीटर है इसकी ये करंट की वैल्यू कम दिखाएगा। जैसे ही कम दिखाएगा तो हम यहां से जान जाएंगे जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस रिलेशन से हम जान जाएंगे अगर वोल्टेज कम होगा, सॉरी करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड केस अगर हम देखें, सेम रिलेशन को उसी तरह से लिख लेता हूं मैं। इस बार हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर दिया। ये जो आपका मेटालिक कंडक्टर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने इंक्रीज कर दिया, इसको मोटा ले लिया हमने, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ जाए तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। हम मोटा वायर लेंगे तो उसके अंदर करंट का फ्लो ज्यादा होगा, अगर करंट का फ्लो ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हमारी घट जाएगी। यहां से दो कंक्लूजन निकले। मैं इसको इधर लिख सकता हूं, R is directly proportional to L, मींस रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे आप देख सकते हैं लेंथ इंक्रीज करते हुए मैंने लिखा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। अगर मैं एरिया इंक्रीज कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। तो मैं लिख सकता हूं R is inversely proportional to area of cross section of conductor। यहाँ पे हमने कंडक्टर लिया है,
कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए और ये लेंथ जो है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। ये दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, एक लेंथ और एक एरिया, ठीक है। लेकिन आप यहां पे देख पा रहे हैं अगर मैं लेंथ और एरिया को सेम रखूं, बार बार मैं वायर चेंज करूं, ये इस तरह से हो सकता है। मैं 3 वायर ले लूं अलग अलग, तीनों की जो लेंथ है, एक की L1, L2, L3, एरिया A1, A2 और A3, 3 अलग अलग वायर ली। एक पहली वायर मेरे पास कॉपर की है, दूसरी एल्यूमिनियम की है और तीसरी सिल्वर की। एजी से नोट करते हैं। यहां पे हमने लिया L1 इक्वल्स टू L2 इक्वल्स टू L3, मींस लेंथ तीनों की सेम है और A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3, मींस तीनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, मींस ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हैं तीनों केसेस में मैंने सेम ले लिया और तीनों वायर को बार बार लगा के मैंने देख लिया। अगर मैं बार बार लगाता हूं, लेंथ और एरिया सेम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे, और करंट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो आपकी मेटल्स हैं अलग अलग, इन मेटल्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो करंट के फ्लो को अलग अलग तरह से डील करता है। किसी केस में करंट का फ्लो तेज हो जाता है, किसी केस में करंट का फ्लो कम हो जाता है, किसी में और कम हो जाता है। मींस जो रेजिस्टेंस जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण से रेजिस्टेंस कम और ज्यादा हो रही है। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अलावा भी कुछ ऐसा है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर रहा है, वो है इसकी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या चीज है, इसको हम यहीं से कंक्लूड कर लेते हैं। R, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसको और अच्छे से अगर मैं लिखूं तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारे पास आ गया है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया है। इसे रो से डिनोट करते हैं, RHO लिख देते हैं। और ये एक्चुअल में हमारे पास रेजिस्टिविटी है। ये रेजिस्टिविटी L आप जानते हैं लेंथ है ही, यहां पे लिख के बता देता हूं मैं। लेंथ ये एरिया हो गया, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, और R रेजिस्टेंस है। हमने शुरू तो किया था कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, आप कहेंगे हम ये कुछ और ही शुरू कर दिया हमने। तो रेजिस्टेंस जो है वो ही मेजरेबल है, हम कंडक्टेंस को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते और रेजिस्टेंस को भी हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। उसको मेजर करने के लिए हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है, तो हम इनडायरेक्टली रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। और रेजिस्टेंस का एक बार हमें पता चल जाए तो हम कंडक्टेंस को भी मेजर कर लेते हैं। रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा इनवर्स हमारे पास होता है कंडक्टेंस। मैं लिखता हूं R इक्वल्स टू 1 अपॉन G। R को R से रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है और G से कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं और R से रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस को भी डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता और कंडक्टेंस को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है, या फिर मैं लिखूं G इक्वल्स टू 1 अपॉन R, दोनों बात सेम है, तो अगर हमारे को कंडक्टेंस निकालनी है तो हम 1 अपॉन R कर देंगे, ठीक है। और मैथमेटिकली हमारे पास कंडक्टेंस आ जाएगी किसी भी कंडक्टर की या फिर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की भी कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप होता है, वो मैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अब एक चीज और, हमने यहां से लिया है रिलेशन रो इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी, जो होगी हमारे पास वो होगी R A अपॉन
एल। ये एक रिलेशन आ गया, ये भी हमें याद रखना है। किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर, और चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो, उसके अंदर जो रेजिस्टिविटी है वो होगी रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो रेजिस्टिविटी जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है कंडक्टेंस, उसी तरह से रेजिस्टिविटी जो है उसका जो इनवर्स होता है वो होता है हमारे पास 1 अपॉन रो। मैं लिख सकता हूं यहां पे 1 अपॉन रो इक्वल्स टू, ये भी उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा L अपॉन R इंटू ए। ठीक है, और 1 अपॉन रो जो होगा हमारे पास उसे हम स्मॉल k से डिनोट करते हैं, और ये होता है टपा। और ये रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स होता है उसे कहते हैं कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की या फिर मेटालिक कंडक्टर की। तो K जो हमारे पास होगा वो होगा L अपॉन R इंटू ए। ठीक है, और इसकी यूनिट जो होनी चाहिए हमारे पास, इसकी जो यूनिट होनी चाहिए वो होगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स। आर की जो यूनिट होती है उसे हम ओम कहते हैं, डिनोट करते हैं इस सिंबल से। जी की जो यूनिट है, कंडक्टेंस की जो यूनिट है, उसे साइमन कहा जाता है, या फिर MHO मो से इसकी यूनिट को मो लिखा जाता है। इसी तरह से जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी हमारे पास, इस यहां से रेजिस्टिविटी की जो यूनिट आएगी वो होगी ओम सेंटीमीटर, या फिर बड़ी जो यूनिट होगी वो होगी ओम मीटर। लार्जर यूनिट होगी हमारे पास ओम मीटर और स्मॉलर यूनिट होगी ओम सेंटीमीटर। और जो रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स है जिसे हम कैफा कहते हैं, जो कंडक्टिविटी है वो उसकी यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमन मीटर इनवर्स। ये हमें याद रखनी है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हमने आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़े हैं, उसी तरह से एक और सेल हमें पढ़ना है जिसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी सेल्स। और ये जो सेल है हमारे पास, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है, और इसकी हेल्प से हम डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं। जी स्टार, ये सेल कांस्टेंट है, अब ये सेल कांस्टेंट क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। हमारे पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कंटेनर होता है, जो इंडस्ट्रियली बनाए जाते हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए। और ये आपके पास इनका कुछ स्पेसिफिक एरिया होता है, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं यहाँ पे, और इनके बीच में आयंस की मूवमेंट होती है। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये L है, और इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A होता है। ठीक है, और जो सेल कांस्टेंट है वो हमारे पास होता है L अपॉन A। G कंडक्टेंस है और G स्टार सेल कांस्टेंट है। अगर मैं यहां से देखना चाहूं इसको कि स्मॉल के हमारे पास जो कैपा है वो होता है L A इंटू R। इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कैपा इक्वल्स टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन
ए, एल अपॉन ए जो है ये यहां पे हमारे पास होगा सेल कांस्टेंट। ये जो सेल कांस्टेंट है जिसमें मैंने जी स्टार से डिनोट किया है, क्योंकि किसी भी सेल के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर या इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रोड्स का सेम रहता है और उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस है वो भी चेंज नहीं होता है किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के दौरान। तो ये वैल्यू आपकी लेंथ और एरिया की कांस्टेंट होती है, लेंथ और एरिया कांस्टेंट है तो उसे हम सेल कांस्टेंट से डिनोट करते हैं। डिफरेंट जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं उनकी कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए एक कुछ स्पेसिफिक सेल्स कमर्शियली अवेलेबल हैं, उन्हें हम आपके कंडक्टिविटी सेल्स कहते हैं और उनकी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन होती है। जी स्टार की वैल्यू जो होती है वो ऑलरेडी गिवन होती है, स्पेसिफिक होती है और जी स्टार है हमारे पास एल अपॉन ए। और इसको और अच्छे से मैं लिख सकता हूं, कैपा इक्वल्स टू 1 अपॉन आर हमारे पास है जी और एल अपॉन ए हमारे पास जी स्टार। जी इंटू जी स्टार जो हमारे पास आ गया है वो क्या होगी हमारे पास कंडक्टिविटी होगी। और कंडक्टिविटी एक्चुअल में एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मेटालिक कंडक्टर की या फिर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की एक गिवन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी फिक्स होगी। तो इसमें मेन चीज हमें फिर से एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आर रेजिस्टेंस है, जी आपकी कंडक्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, कैपा स्मॉल के कैपा जो है वो हमारे पास कंडक्टिविटी है। ये दोनों किसी भी मेटल की या नॉन मेटल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इसका मतलब इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब ये है ये जल्दी से चेंज नहीं होती है, इनको हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते। आर रेजिस्टेंस है, ये लेंथ के ऊपर और एरिया ऑफ प्रोटेक्शन के चेंज करने से हम इसमें चेंज ला सकते हैं या फिर हम रेजिस्टिविटी को चेंज करें जिस पे फर्क पड़ेगा। जी कंडक्टेंस है। एक बात और, जी स्टार ये सेल कांस्टेंट है। ये तीन चार चीजें हमें फिर से ध्यान करनी है। सेल कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं एल अपॉन ए से, ठीक है। रेजिस्टेंस है हमारे पास, आप रेजिस्टेंस को किस तरह से लिखेंगे, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये रिलेशन हमने पढ़ लिया है पहले से भी। और कंडक्टर के अंदर हम निकाल सकते हैं आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, प्रैक्टिकली इस तरह से, और थ्योरेटिकली अगर हमारे पास ये पैरामीटर दिए हों तो हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडक्टेंस जो हमारे पास वो होती है G इक्वल्स टू 1 अपॉन आर। किसी भी सेटअप के अंदर, प्रैक्टिकल सेटअप में या किसी भी सर्किट के अंदर या किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस आए उसका रिवर्स कर दो मैथमेटिकली, वो उसकी कंडक्टेंस होगी। रेजिस्टिविटी ये सेम, यहीं से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। रो इक्वल्स टू, इसी रिलेशन को अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो ये हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। तो रेजिस्टिविटी हमारे पास ये आ जाएगी। और रेजिस्टिविटी इनहेरेंट है, मेटल को चेंज करने के साथ साथ रेजिस्टिविटी भी आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और एक फैक्टर और है, टेम्परेचर के कम ज्यादा होने से भी रेजिस्टिविटी के ऊपर फर्क पड़ता है, तो फिर कभी डिस्कस करेंगे हम। कंडक्टिविटी जो है इसको हम डिनोट करते हैं कैपा से, और कैपा जो होता है हमारे पास वो होता है 1 अपॉन रो। मींस अगर हमारे पास रेजिस्टिविटी है तो हम कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो चाहे वो आपका मेटालिक कंडक्टर्स हो, ठीक है। ये सारी चीजें में ध्यान होनी चाहिए। अब इनकी थोड़ी यूनिट्स के बारे में डिस्कशन कर लें। यहाँ पे लेंथ की यूनिट अगर हम स्मॉलर यूनिट लेते हैं तो ये सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो जानी है। अच्छा, रेजिस्टेंस की जो यूनिट लेके चलते हैं हम वो होती है हमारे पास ओम।
और डिनोट किया जाता है इस सिंबल से। कंडक्टेंस है, इसकी जो यूनिट है हमारे पास, इसको लिखा जाता है साइमन, स्टैंडर्ड साइमन है, और इसको MHO मो भी कह देते हैं या फिर ओम इनवर्स भी कह देते हैं। अब है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट होनी चाहिए, यहां से हम निकालें तो ये हो जाएगी ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ये सॉरी ओम सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ और लेंथ का स्क्वायर अगर है हमारे पास तो ओम सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है और ओम मीटर ये लार्जर यूनिट हो जाएगी। अगर बात करें कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी जो है हमारे पास इससे रिवर्स, इससे उल्टा होगा, तो क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या और क्या कह सकता हूं इसको, लार्जर यूनिट होगी इसकी साइमन मीटर इनवर्स। इसे हमें ध्यान रखना है और इसकी हेल्प से हम और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो हमने पढ़ा है ये आपके मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा है। इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर जो कंडक्शन है उसको किस तरह से हम मेजर करेंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमने जो सोर्स ऑफ करंट है वो यहां पे हमने एसी सोर्स ऑफ करंट यूज किया है बजाय के डीसी के। जो मेटालिक कंडक्टर हैं आपके उनके अंदर हमने सोर्स ऑफ करंट एक बैटरी ली थी, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उस केस में हमने एसी सोर्स लिया है। इसका कारण है कि जैसे हम इसमें बैटरी यूज करते हैं तो इसके ऊपर इसके इस सॉल्यूशन के अंदर इन जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके चारों तरफ आयंस का रीजन एक डिफरेंशियल एक रीजन क्रिएट हो जाता है और उसके कारण से इसका जो एक्टिव कंडक्शन है वो स्लो हो जाता है, उसमें फ्लक्चुएशंस आने लगती हैं और रेजिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होती जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। मींस एक स्पेसिफिक वैल्यू रेजिस्टेंस की हमें पता नहीं लगती, और अगर रेजिस्टेंस की स्पेसिफिक वैल्यू पता नहीं लगेगी तो हम स्पेसिफिक वैल्यू कंडक्टेंस की फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक फिक्स वैल्यू अगर हमारे पास रेजिस्टेंस की है तो हम फिक्स वैल्यू कंडक्टेंस की फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये फिक्स है तो ये भी फिक्स है, ठीक है। इसकी मैथमेटिकल वैल्यू हमारे पास है तो हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास ये है तो हम कंडक्टिविटी है कंडक्टेंस है तो हम रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम इस पे यहाँ पे डीसी सोर्स यूज करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट आयंस, ये मान लो आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड आयंस इकट्ठे हो जाएंगे और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिवली चार्ज आयन इकट्ठे हो जाएंगे, और जो आयनिक जो कंडक्शन है उसके अंदर वो फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस करेंगे, और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आप कई तरह के पोलराइजेशन पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर ही, आप देखेंगे चार्ज का जो पोलराइजेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बॉन्ड एक स्पेसिफिक जो बॉन्ड है वो पोलराइज हो जाते हैं किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कारण से, वहां पे आप पोलराइजेशन पढ़ते हैं। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के अंदर आप स्टडी करेंगे बॉन्ड का पोलराइजेशन प्रोसेस है, वो भी सेम ही है लगभग, वो पोलराइजेशन है। एक फिजिक्स के अंदर आप पोलराइजेशन प्रोसेस पढ़ते हैं, यहाँ पे पोलराइजेशन जो है, इस पोलराइजेशन में जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर आयंस डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके चारों तरफ आयंस इकट्ठे हो जाते हैं जो कंडक्शन की प्रोसेस को फ्लक्चुएट करते हैं और रेजिस्टेंस की एक स्पेसिफिक वैल्यू को नहीं आने देते। अगर हम प्रैक्टिकली मेजर करते हैं तो हम देखेंगे रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम थोड़ी इंक्रीज होती चली जाती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, तो हम एक फिक्स वैल्यू कंडक्टेंस की फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे एसी सोर्स जोड़ देते हैं इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर और उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेंगे और यहाँ से करंट, यहाँ से हम आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ से भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो आर हमारे पास आसानी से आ जाएगा। ओम्स लॉ से क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। सेम जो पहले हमने आपके मेटालिक कंडक्टर थे उनके लिए जो हमने डायग्राम बनाया था और उनके अंदर हमने जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट की थी, सेम उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या होगा, एसी होगा। एसी करंट यहाँ पे हम यूज करेंगे, एसी करंट यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की, यहाँ से वोल्टेज फिक्स रहेगी और करंट भी यहाँ पे वैल्यू फिक्स आएगी जो चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चेंज नहीं होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, फिक्स होगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होगी तो हमारे पास कंडक्टेंस जो है वो भी
सही वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी, जिसके कारण से हम इसकी कंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे। और कंडक्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट को डिफरेंट पैरामीटर्स में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आने वाले टॉपिक हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताता हूं।